अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 माह के करीब वक्त हो चुका है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिनके शायद अभी नहीं लेकिन देर से सही हो सकता है कुछ बेहतरी के आसार ज़रूर नुमाया हों, लेकिन इनके पीछे वजूहात क्या हैं और कितना स्ट्रॉन्ग इनका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हो सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि कल रात गए एक अहम फैसला जिसकी खान साहब ने तौसी भी की है, वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी में एक नई पॉलिसी चेंज और पॉलिसी शिफ्ट लाने का इंकशाफ हुआ है और उसमें बड़ी हद तक ये कोशिश की गई है कि वो तमाम अफसरान जो कि एक जगह पर 10 साल से ज्यादा अरसे से तैनात हैं उनके सूबे तब्दील किए जाएं और वो अफसरान जो कि 5 साल से ज्यादा अरसे से एक जगह पर तैनात हैं उनके भी ओहदे और उसके साथ जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तब्दीली लाई जा सके। और इसका जो ब्रैकेट है, इसका जो फोकस है वो 17 से 22 ग्रेड के अफसरान है मेनली। इससे कितना फर्क पड़ सकेगा करप्शन के खात्मे में, सियासी असर रसूख में, ये एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होता है। एक तरफ खान साहब एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब जो कि उनके करीबी दोस्त समझे जाते हैं उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा गया है कि किसी तौर भी इनकी तैनाती न सिर्फ हक बजानिब नहीं है बल्कि ये दोहरी शहरियत के हामिल भी हैं। क्या खान साहब इस चैलेंज और खास तौर पर खुद जुल्फी बुखारी साहब अपने आप को क्लियर साबित कर सकेंगे? इस दरखास्त के जवाब में यह भी देखना होगा। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे सानेह मॉडल टाउन के हवाले से भी। आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो दरखास्त मिनाजुल कुरान की तरफ से दी गई थी कि 12 के करीब अफराद जिसमें शरीफ बरादरान भी शामिल थे उनको इस केस के दौरान पेश किया जाए और वो इसकी समाअतों में हाजिर भी रहें, उसको रद्द किया गया है और अदालती फैसले में हैरत अंगेज तौर पर यह कहा गया है कि ये तमाम 12 जो फरीकैन हैं उन पर सानही के हवाले से कोई इल्जाम नहीं है। इसको अगर हम जस्टिस बाकर नजफी की जो रिपोर्ट थी उससे अगर नती करें तो दोनों बातों में तजाद नजर आता है। क्या सानेह मॉडल टाउन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अहम इत्तेहादी रही है पैट की, वो कोई सपोर्ट कर सकेगी या फिर नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी जहां एहतसाब का जो सिस्टम है वो फाल करने की कोशिशें हो रही हैं, वही 2 अहम चीजें हो रही हैं। एक तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दामाद को गिरफ्तार किया गया है करप्शन के इल्जाम में और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके दामाद को भी आखिरी वार्निंग दी गई है नैब में पेशियों के हवाले से। ये तमाम इशूज ऐसे हैं और जो टास्क ऐसे हैं जो कि पीटीआई के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन क्या इसके लिए पीटीआई की हुकूमत तैयार नजर आती है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी स्टूडियो से मेरे साथ सीनियर तजियाकार अजीम चौधरी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वीडियो पर मेरे साथ मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। कायरा साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। चारों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं आगाज करना चाहूंगी पहले मलिक साहब सर आपसे। सर ये बताएगा कि ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो एक अहम डिसीजन पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया है, इस पर बात ये की जा रही है कि उनका असल मकसद ये है कि पंजाब में खास तौर पर और ओवरऑल नून लीग के दौर में जो सियासी तौर पर भर्तियां की गई और एक बड़ा ग्रुप पूल ऐसा भी है जो कि अभी भी नून लीग की तरफ इंक्लाइन नजर आता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की है पीटीआई ने। इस इल्जाम पर पीटीआई के से रिस्पॉन्स क्या होगा नून लीग का? नहीं देखें, ये तो फिर उन अफसरान की इंटेग्रिटी पे एक इल्जाम लगाने के मुतरादिफ है कि अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट ये समझे कि वो पिछली जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी और लोगों की उसके लिए कोई हमदर्दी है, मैं नहीं समझता कि सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर में इस तरह की कोई गुंजाइश होती है। बदकिस्मती से मामला ये है कि जो अफसरान एक गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं वो आने वाली हुकूमत के लिए इस तरह से शजरे ममनुआ बन जाते हैं, लेकिन वो तो अपने प्रोफेशनल ट्रेंड लोग हैं, उनका काम एग्जीक्यूटिव की एक आम है, वो अगर पिछली गवर्नमेंट में सर्व करते रहे, आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखें। ये कहना कि उनकी हमदर्दियां मुस्लिम लीग के साथ हैं तो ये तासुर पीटीआई की हुकूमत इस बुनियाद पर ले कि वो पिछली हुकूमत में उनके पास कोई अहम जिम्मेदारियां थी, इस बुनियाद पर उन पर तासुर ले रही हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है जिसके साथ वो लिंक कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत में काम करते हैं। ये एक अजीब सी सूरत पैदा होगी और एक पूरी सिविल सर्विस को देखिए इस वक्त सूरत क्या है कि पीटीआई इल प्रिपेयर्ड है, उनका रिफॉर्म एजेंडा उनके ज़हन में है नहीं और वो रिफॉर्म के नाम पर एक पूरी गवर्नेंस का कोलैप्स करके बैठे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पे आईजी को एब्सोल्युटली डिसफंक्शनल किया हुआ है और वहाँ पर एक सुपर बॉडी नासिर दुरानी साहब की सूरत में बैठी है। जो लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम था उसके ऊपर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और एक नया निज़ाम लाना जो भी उनके पास उसका मसवदा तक तैयार नहीं है और सिर्फ उसकी कंपोजिशन के अंदर फंसे हुए हैं और फंक्शनैलिटी पर बात करने को कोई तैयार नहीं कि वो कौन से फंक्शंस हैं जिसमें आप
उनके केपीके के मॉडल को अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, मंशा के मुताबिक बढ़ाना चाहते हैं। अगर केपी की कॉम्पोजिशन से ही मामला हल होता है और अगर उनके इख्तियारात से मामला हल होता है, क्या फाइनेंशियल पावर केपी ने जो डिवॉल्व किया था तो वो गिमिक्री ऑफ वर्ड्स था कि 30% ऑफ द टोटल डेवलपमेंट बजट, तो 56% तो पंजाब दे रहा था, बाहर सूरत वो केपी से ज्यादा था, परसेंटेज वाइज भी ज्यादा था। तो ये हमारा ये कहना है कि ये जितनी सूरत हाल इस वक्त, तो पिछले 1 महीने सवा महीने से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, पंजाब में 7 या 8 पावर सेंटर्स बने हुए हैं। गवर्नर हाउस से एक अलहदा मामला है, सीनियर मिनिस्टर के पास एक अलहदा मामला है, चीफ मिनिस्टर इनविजिबल हैं, कहीं उनकी रिट नहीं है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस डिसफंक्शनल है, और इनके पास कोई रोड मैप है नहीं कि इन्होंने क्या करना है। अगर उन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म करनी है तो गवर्नेंस रिफॉर्म करने के लिए तो कंसिस्टेंट भी नजर नहीं आते सर। ऐसा लगता है कि बगैर सोच विचार के, बिल्कुल ठीक मलिक साहब पॉइंट आपका आ गया, लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी समझी जा सकती है कि बहुत से डिसीजंस या तो उजलत में किए जा रहे हैं या फिर कंसल्टेशंस के बगैर किए जा रहे हैं। जिस तरह हमारे बहुत से बंगाली भाइयों और अगवानियों को शहरियत देने की खान साहब ने बात की, फिर उसमें उन्होंने बाद में तस्दीक भी की कि मैं इस इशू को पार्लियामेंट के सामने रखता हूं। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये जो स्पेसिफिक डिसीजन है ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक, आपको क्या लगता है सर, इससे जो ब्यूरोक्रेसी का स्टाफ है उसका मोराल बुलंद होगा, या आपको लगता है सर कि ये बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है? शुक्रिया। देखिए, मैं मलिक साहब का बहुत एहतराम है और बड़ी अदब है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को 5 साल या 10 साल अगर कोई ऑफिसर एक जगह पे या एक ही गवर्नमेंट में लगा रहा है तो उसको वहां से तब्दील करने का तो ऑलरेडी एक कानून मौजूद है। 3 साल मैक्सिमम टर्म रखी जाती थी किसी ऑफिसर के लिए किसी एक जगह पे काम करने की, और उसके बाद उसका तबादला हो जाता था। यही सूरत हाल मोर और लेस जुडिशरी में है कि वहां पे भी जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसमें भी इतने अरसे के बाद ट्रांसफर हो जाती है, फौज में भी ट्रांसफर हो जाती है, रेलवे में भी तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन काम करते हैं उनको एक ही जगह पे 10-10, 12-12 साल रखे रखना, इससे उनके जाती मरासम पैदा होते हैं जिससे नुकसान होता है, और ये जो रूह है सिविल सर्विस की उसके भी खिलाफ है। और दूसरी गुजारिश ये भी है कि बदकिस्मती से ये भी एक रवैया हो गया है कि हमारे जिस तरह बाकी जगहों पे ग्रुप्स बने हुए हैं, सियासी जमातों के अंदर ग्रुप्स हैं, धड़ेबंदियां हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, बिजनेसमैनों में हैं, आपके मीडिया में हैं, बाकी जगहों पे हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के भी मुख्तलिफ जमातों के साथ, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के साथ लॉयलिस्ट ग्रुप पैदा हो गए हैं, और जो उनसे अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए, उनसे बेनिफिट लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं। आजकल भी बहुत सारे अफसर जो हैं वो जेलों में हैं, बहुत सारों पे केसेस बने हुए हैं। सो ये इस सारे अमल को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, और इसके लिए अगर 3 साल वाला या 5 साल वाला या 10 साल एक प्रोविंस में कोई बंदा नहीं रहना चाहिए, ये ऑलरेडी कानून मौजूद है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो अमल दरामद करना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे बेहतरी होगी। बिल्कुल ठीक। इससे भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अच्छा कायरा साहब, मुख्तसर अगर ये भी आप कमेंट दे दें कि ये जो पीटीआई मुख्तलिफ डिसीजंस ले रही है, आपके ख्याल में इसमें क्या कंसल्ट नहीं किया जा रहा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि लिए जाते हैं फिर रिवर्स हो जाते हैं? देखिए, इनके यहाँ ना एक तो वो मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही। मैंने पहले दिन से कहा था कि इमरान खान साहब ने जो टीम सेलेक्ट की है उसमें मैच्योरिटी, उसमें एक्सपीरियंस की बहुत शिद्दत से कमी है, और जो लोग फैसले करते हैं, खान साहब का वैसे भी मिजाज ये है, तकरीर क्या करते थे, पीछे खड़े हुए किसी बंदे ने कान में एक बात कही, उन्होंने फौरन आगे कह दी बगैर सोचे समझे, उसके बाद में बड़े बुरे रिपरकशंस होते थे, कई दफा इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ती थी। अब वो रवैया हुकूमत में तो नहीं चलेगा। खान साहब आज भी उस रवैये के ऊपर खड़े हैं। इसी तरह इनकी जमात के बाकी लोग भी वो फैसले करते हुए बगैर सोचे समझे, एक खास ग्रुप बैठ के कोई फैसला कर देता है, उसके रिपरकशंस नहीं सोचे जाते, उसके ऊपर डिटेल डेलिब्रेशन नहीं होती। इसीलिए जमहूरियत में मशावरती अमल बड़ा वसी होता है। सर, एक तो ये कि ये क्या इन स्टेप्स से आपको सालों से खराब की हुई या पोल्यूट की हुई ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने में क्या आपको लगता है कि ये देर पा हो सकेंगे डिसीजंस? मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए 3 कमीशन तो मुझे याद है। एजीएन काजी कमीशन, फखर इमाम साहब की सदारत में बना हुआ कमीशन,
और हामिद नासिर चट्टा साहब की सदारत में बना हुआ कमीशन। एक शायद और रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट्स तो पहले से मौजूद हैं। और ये जो बात काहिरा साहब कर रहे थे कि 3 साल का पीरियड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऑर्डर दे रखा हुआ है कि अगर आप किसी को पोस्ट करते हैं तो 3 साल तक बगैर किसी माकूल वजह के आप उसको वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और हमारे सामने कराची सिंध के IG की मिसाल मौजूद है। पाकिस्तान सिविल सर्विसेज किसी सूबे के लिए नहीं होती, पूरे पाकिस्तान के लिए होते हैं। अगर मैं किसी जगह पर AC लगा हुआ हूँ और मुझे प्रमोट करके DC लगाना है और मुझे ज़ोब भेजा जा रहा है और मैं कहूँ कराची भेजा जाए, ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है, ये रियासत और हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो अपने मुलाजमीन को किसी भी जगह पर बेहतर सर्विसेज के लिए भेज दे। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब मैं 10 साल किसी जगह पर बैठूंगा तो मेरे ज़ाती मकासद भी होंगे, मेरे ज़ाती दोस्त भी होंगे, मेरा ताल्लुक भी होगा। और मैं इस्तेहकाक को गलत इस्तेमाल ये गलत है मुख्तलिफ जगहों देखना, अगर फवाद जेल में है या चीमा जेल में है तो उसकी बड़ी वजह यही है। इससे ज़्यादा मिसाल देने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है। रियासत को चलाने के लिए एक टेन्योर होनी चाहिए, उसको आप 3 साल बुरी लगती है 4 साल कर दें, 2 साल कर दें, जो भी मुनासिब हो। और उस पर अगर जो ऑलरेडी मौजूद है सर कानून में, उस पर सिर्फ अमल दरामद, कानून की अमलदारी जब भी की जाएगी, करप्शन कम होगी, अकरबा परवरी कम होगी, कीना कम होगा, बुग़्ज़ कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सर आपने कहा कानून की अमलदारी, तो एक मैं चलते चलते छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। वैसे मुश्ताक इस पे जो हमारे शौकत यूसुफजई साहब हैं वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड भी कर सकेंगे। जुल्फी बुखारी साहब की सर तैनाती को चैलेंज किया गया है और उसमें कहा गया है कि दोहरी शहरियत भी उनकी है, फिर ये कि वो उनके करीबी दोस्त भी हैं खान साहब के। तो जब ऐसे डिसीजन भी साथ में लेंगे तो उससे फिर वो बेहतर इम्पैक्ट आपको लगता है कि जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस मौजूद था अरकान असेंबली के हवाले से, और मुझे याद है जो 2002 की असेंबली में तो तकरीबन 80 लोग थे जिनके पास डुअल नेशनलिटी थी। कम होते होते सिर्फ जुल्फी बुखारी पर आ गई। सिविल सर्वेंट्स के बारे में भी अब हुक्म आने वाला है, किसी भी दिन आ जाएगा। पाकिस्तान के साथ रिमार्क्स भी दे चुके हैं चीफ जस्टिस साहब। जुल्फी बुखारी साहब को ना लगाया जाता तो कोई हरज नहीं था, और अगर लगा दिया गया और वो इस्तीफा दे दें तो कोई हरज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, सर चलें ब्यूरोक्रेसी का जो डिसीजन है वो तो उसके ज्यादातर लोगों की राय ये कि अच्छे असरात होंगे, लेकिन ये जो जुल्फी बुखारी साहब की सर तैनाती थी, आपको क्या लगता है इसकी ज़रूरत थी वाकई? और अब जिस तरह इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है तो बेहतर नहीं है कि PTI ये डिसीजन भी वापस ले ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हुकूमत की ये इख्तियार होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कैसे बेहतर कर सकें, और ज़ाहिर है कि फिर ऐसे लोगों को लगाना पड़ता है जो अपने अपने शोबों में। अब जहाँ तक ये डुअल नेशनलिटी की बात है, कोर्ट में कैसे, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। अगर कोर्ट कह देती है, कोई डिसीजन दे देती है तो उस पर अमल होगा। मेरे ख्याल से इसको तो इशू मीडिया ही बना रहा है, वो तो नहीं। लेकिन यूसुफजई साहब क्राइटेरिया सर इसका क्या था? मैं बड़े अदब के साथ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि नेब में भी उनके हवाले से तहकीकात हो रही थी, ब्लैकलिस्ट भी वो किए गए थे एक मौके पर, उसके बाद भी एक्सपर्टीज क्या थी उनकी जो उनको खासतौर पर मुशीर लगाया गया है? देखिए ये अब जाहिर है उनको मुशीर लगाया गया है, उनसे कोई काम लिया जाना होगा ना। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ सूबे में, वो मरकज़ में है, और जाहिर है उनकी कोई ना कोई एक्सपर्टी तो होगी। ऐसे तो कोई नहीं लगा सकता है ना मुशीर। मुशीर का मतलब भी यही होता है ना कि आप अपनी मशावरत देंगे, तो उनकी किसी ना किसी उसमें तो एक्सपर्टी होगी ना, लेकिन उनको तो काम ही नहीं करने दिया गया ना। उन पे जो हुआ है, देखो अभी कोर्ट पे कैसे, कोर्ट अगर डिसीजन कर लेती है उनके खिलाफ तो कोई हुकूमत उसको डिफेंड नहीं करेगी, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे ही किसी को शौक है कि नहीं ये चूँकि इमरान खान के साथ देखे गए हैं या दोस्त हैं इस नाम से, तो इस तरह नहीं होता है। ये हर पार्टियों में होता है, वो जो लोग काम के लोग होते हैं उनसे काम लिया जाता है। और ये मुल्क देखें, अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे चले जाए ना कि हम कहें कि जी फला बड़े एक्सपीरियंस लोग थे, तो एक्सपीरियंस लोगों ने ही तो ये हुकूमत चलाई है ना 70 साल। और आज जो हालात है इस मुल्क के, जो जिस तरीके से कर्जों में डूबा हुआ है, जिस तरीके से हमारे इर्द गिर्द जो हालात बने हुए हैं इस खित्ते के अंदर, और ये जो दहशत गर्दी है, ये सारी चीज़ें आप मिलाएं ना, अमन अमान और मईशत, तो आपको पता चलेगा कि हम तो नहीं थे ना, यही एक्सपर्ट लोग थे जो बाहर बैठ के तनकीद कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं आता, ये नए लोग हैं, इनका कोई तजुर्बा नहीं है। तो ये तो देखिए, अच्छा, लेकिन यूसुफजई साहब, सर खान साहब ने एक मौके पर कहा था कि जो नैबज़दा लोग हैं या जिनकी नैब के हवाले से तहकीकात चल रही हैं वो कोशिश करेंगे कि वो उनकी टीम में कहीं नजर ना आए। बाबर अवान साहब का हमारे सामने उनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन अलीम खान साहब से लेके यहाँ तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो नैब में केसेस भी भुगत रहे हैं और उसके साथ उनको ओहदे भी मिल रहे हैं। सर देखिए, केस पे डिपेंड करता है ना सना। देखिए, एक तो वैसे ही वो हो, एक केस पे डिपेंड करता है कि अगर
ऐसा कोई सीरियस केस है और पता लगे कि हाँ ऐसा केस है, तो फिर तो उनको नहीं आना चाहिए, ना खुद भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, सर ये मुझे बताएगा कि एक बात बताइए, नेब इनकी इंक्वायरी इसी हवाले से कर रहा है कि इनकी भी कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं। जी सना, देखिए जहाँ तक ये इनका ताल्लुक है जुल्फ़िकार बुखारी का, इसमें क्योंकि इमरान खान साहब की एक स्टेटेड पोजीशन थी और उन्होंने ख़ुद ये 2 टीवी इंटरव्यूज़ में एक ये कहा कि वो जुल्फ़िकार बुखारी जो हैं वो कौन से पाकिस्तान के शहरी हैं और वो कौन सा यहाँ पर कोई किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और अगर उन पर नैब की कोई प्रोसीडिंग्स हैं तो इस हवाले से जब उनके वारंट्स का और उनका नाम ECL के ऊपर डला हुआ था और ब्लैक लिस्ट के अंदर था तो उसमें इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। और फिर उनका इस मौक़िफ़ पर भी कि जो दोहरी शहरियत रखते हैं और जिनकी एलिजियंस जो है वो क्वीन के साथ है और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मॉनिटर करेंगे कि वहाँ का करेंगे, यहाँ पर भी उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है। और वो ये 2 मौक़िफ़ अगर किसी के लिए कहने हों तो वो ये कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, और अगर ख़ुद फैसला करना हो तो एक ज़ाती दोस्त को जिनका हुकूमत के साथ कभी कोई तजर्बा नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। और मैं अच्छा, ये कहने लगा मुझे था थोड़ा सा ब्रेक लेने दें, यूसुफ साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर कायरा साहब का भी टेक, मैं एक छोटी सी ब्रेक कहना चाहता हूँ कि मलिक साहब जो है ना, मलिक साहब बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को, और हालांकि जितने सर आप भी बड़ा अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। सफर हो रहा है वो इनकी लीडरशिप। आपने मेरी बात को जवाब नहीं दिया कि ऑफशोर कंपनीज तो बुखारी साहब की निकली थी ना, उस पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये अगर 300 अरब रुपए अपने लीडर से कहें कि वो पाकिस्तान को वापस कर दे तो ये मुश्किलात ही नहीं होंगी। चले एक छोटा सा वक्फा मुझे लेने दें, जरा कन्विंस कर दिया करें। एक छोटा सा वक्फा मुझे लेने दें। मैं कायरा साहब से शुरू करूंगी कि जहां हुकूमत के पास एक बड़ा नादिर मौका है कि बहुत सी चीजों को ठीक कर रहे हैं, वहीं सानह मॉडल टाउन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट की बड़ी अहम इत्तेहादी रही है। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद इस केस में की जा सकती है? अब तो ना नून लीग की हुकूमत पंजाब में है और ना ही विफाक में है। क्या अहम रोल अदा कर सकती है हुकूमत पंजाब भी और विफाक भी इस मरतबा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम थोड़ा बात करेंगे कि सानह मॉडल टाउन के हवाले से थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट सानह मॉडल टाउन के वाक़े को जिस तरीके से पाकिस्तान अवामी तहरीक लेकर चली है और उसमें मुद्दई भी रही है हम, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है। और वो है लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला जो कि 27 जून को महफूज किया गया था और उसे आज जारी किया गया है। और उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि मिनहाजुल कुरान की तरफ से जो दरख्वास्त की गई थी कि नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब और तकरीबन उन्हें मिला के 12 के करीब अफराद थे जिनकी तलबी की दरख्वास्त की गई थी, इनकी तरफ से उस दरख्वास्त को ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है बल्कि ये भी कहा है कि जो तमाम 12 फरीकैन हैं उन पर साहनी के हवाले से कोई इल्जाम नहीं है, इसलिए उनको तलब नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान अवामी तहरीक इस केस को किस तरीके से आगे लेकर चलेगी, इस पर हम मुख्तसरन कमेंट लेना चाहेंगे। हमारे साथ खुर्रम नवाज गंडापुर साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा भी हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर पाकिस्तान अवामी तहरीक का रिस्पॉन्स तो आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, इसके अलावा इसको आगे पॉलिटिकली कैसे लेकर चलेगी पाकिस्तान अवामी तहरीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो लोअर कोर्ट का केस है जिसमें के 116 पुलिस अफसरान मुल्जिमान हैं, वो तो अपनी जगह चल रहा है और लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा सेटबैक है। यस, हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली मुलव्विस मामले में, और ये हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहेगा। अब सवाल ये है कि जस्टिस बाकर नजफी की कमीशन ने भी एक पूरी रिपोर्ट लिखी, उन्होंने जो कुछ कमेंट्स किए वो भी आपके सामने है। लेकिन अगर आप जस्टिस कासिम खान की जजमेंट पढ़ें, उन्होंने तो क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसाई एक केस एस्टेब्लिश हुआ है। और तलबी का मतलब ये तो नहीं है कि अगली को सजा हो रही है, तलबी का मतलब ये है कि दे आर एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, they must stand up in court and clear their position. अब बाकी 2 जज साहिबान ने उनसे इख्तिलाफ किया है, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। सिर्फ ये है कि मामला 1 या 2 महीने की ताखीर हो जाएगी। इंसाफ इंशाअल्लाह हमें मिलेगा, इंसाफ हमारी मंजिल है। और शोहदाए मॉडल टाउन, देखें चंद चीजें बड़ी वाज़ेह हैं।
क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स है जिसने खुद अपनी आंखों से वो लाइव टेलीविजन पे जुल्म और बर्बरियत नहीं देखा? और बफर्ज महाल आखिरकार उनको सजा नहीं होती तो क्या वो जुल्म खत्म हो जाएगा? क्या रोजे क़यामत ये लोग उस जुल्म का जवाब नहीं देंगे? अच्छा खुर्रम साहब, सर मुझे माजरत आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये भी फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अहम इत्तेहादी रही है पाकिस्तान अवामी तहरीक की। क्या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी पॉइंट पर आप कॉपरेशन चाहेंगे हुकूमत का? क्योंकि पहले तो नून लीग की हुकूमत थी, बड़ी रुकावटें भी उसकी वजह से केस में आती रही। अब इस मरतबा क्या आप सपोर्ट रिक्वायर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, मैं सपोर्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा। उसकी वजह यह है कि सपोर्ट का मतलब होगा कि हमें कोई चीज में हेल्प चाहिए। हाँ, ये जरूर हम तवक्को रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि जो पुलिस अफसरान मुलव्विस हैं इस मामले में और जो कत्ल का और दहशतगर्दी का मुकदमा फेस कर रहे हैं 116 अफसरान, उन सबको उनके ओहदों से हटाया जाए। ये हमारी एक जायज मुतालबा भी है, तवक्को भी है और हम समझते हैं कि ये होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि प्रोसेस जुडिशल है, उसमें तो गालिबन हुकूमत कोई खास मदद हमारी नहीं कर सकती। ये एक ही मुतालबा है हमारा हुकूमत से और हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे अमल दरामद करे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा, और अभी भी पैट को खासी उम्मीद है कि इस केस में फैसला उनके हक में ही आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी वो पुरुमीद है। लेकिन बड़ी हद तक लगता है कि इस मरतबा जब पंजाब में किसी किस्म का सियासी रसूख उनके कहने के, जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा कि मौजूद नहीं है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सही मुल्जिमान है इस केस से मुतालिक उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकेगा। मैं कायरा साहब सर अब आपसे कॉमेंट का आगाज करूंगी। सर, ये जो सानह मॉडल टाउन है, इसमें लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में तो बड़ा क्लियरली कहा गया है कि ये जो 12 अफराद नॉमिनेट किए गए हैं पैट की तरफ से, इनकी हाजिरी जरूरी नहीं है क्योंकि इनके ऊपर बज़ाहिर कोई इल्जाम नजर नहीं आता। सर, आपके ख्याल में क्या पैट का जो मौकफ है उसको वो कमजोर हुआ है, या आपको लगता है कि फर्दर इससे बड़ी अदालत में जाएंगे तो उनके मौकफ की तकलीद हो सकेगी आगे चलकर? जो बात आपने कही मॉडल टाउन के साने की, बिल्कुल जी बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा तकलीफ दे इशू है। सारी कौम इस पर रंजीदा थी और तवक्को ये थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इस मामले में उन सानहा मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ मिलेगा। आज का जो फैसला आया है, मैंने डिटेल फैसला पढ़ा नहीं इसलिए उस पर कमेंट कर नहीं सकता। मेरे ख्याल है गंडापुर साहब ज्यादा बेहतर इस पर राय देंगे। मैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब को सुन रहा था जी, और वो कह रहे थे कि जी हमने तो उनको ये कहा था कि वो आके अपने मुख्तसरन ये कहा गया है कि सानहे के हवाले से जो 12 नॉमिनेट किए गए थे लोग, जी कायरा साहब सर, उसमें मुख्तसरन ये कहा गया है कि जो 12 फरीकैन हैं उन पर सानहे के हवाले से कोई इल्जाम नहीं है, इसलिए उनको कोर्ट में तलब नहीं किया जा सकता। ये उसमें मुख्तसरन बॉटम लाइन उसकी है। बहरहाल डॉक्टर साहब ने इस पे जो कहा मैंने वही सुना, मुझे उसकी डिटेल का पता नहीं इसलिए इस पे कमेंट करना को मुनासिब नहीं। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि इतने लोगों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, वहां खून बहाया गया, लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ और यूं वो अनअटेंडेड चला जाए, उसके ऊपर आज भी अगर इंसाफ ना हो तो कब होगा? मेरा ख्याल है आज तो इंसाफ का बोलबाला कहा जा रहा है। अब तो ये इंसाफ होना चाहिए और वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये उनका हक है, लीगल रेमेडी है, अल्लाह करे वहां से इंसाफ मिल जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, सर तारुल कादरी साहब ने तो कह दिया कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, और जिस तरह कादर साहब भी कह रहे हैं कि अब तो बहुत सी चीजें शायद हुकूमत के लिए सही फैसले करने में आसानी भी हो सकती है, तो क्या सर पंजाब गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर पीटीआई या फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर क्या पीटीआई सपोर्ट करेगी इस केस को, टेकअप करेगी इस केस को? देखिए, मेरे ख्याल से जो जुल्म हुआ है ना मॉडल टाउन में, हम खुद भी इसको बार बार कोई 100 दफ़ा तो मैंने चैनल पे कहा होगा और इसी तरह हमारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये जुल्म हुआ है। जब जुल्म हुआ है, जब हमारी हुकूमत है, चाहे पंजाब में मरकज़ में, मैं तो सपोर्ट करूँगा कि हुकूमत इसको पूरी तरह इस इशू को उठाए और जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जो बेचारे इंसाफ के लिए तरस गए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यही हमारी कामयाबी होगी। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इसमें मुलविस थे, जो बिल्कुल अपने आप को वो समझते थे कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब ये मौका आ गया। बिल्कुल कायरा साहब के साथ मैं इत्तेफाक करूँगा इस पे। गवर्नमेंट के तरफ से मैं तो पूरी तरह कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है हमारी उसको सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत फैसले तो देखें, अदालती फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन
जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो अवेलेबल प्रूफ होते हैं, वो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और जो पिछली दफ़ा गवर्नमेंट जिस तरह जस्टिस बाक़िर नजफी की जो रिपोर्ट आई दबी रही, फिर बाद में मीडिया के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता शाये हुई, उस पर देखे ना, उसमें जो चीज़ें सामने आई थी उसी को सामने लेके मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो इमरान खान साहब भी अपील करूंगा कि वो ज़रूर इस पे सपोर्ट करें उनको, क्योंकि मुझे जहाँ तक वो जो आज भी अगर आप वो नक्शा दिखाएं और टीवी पे उनकी आहें और सिसकियाँ दिखाएं तो लोगों को अभी भी तकलीफ़ होती है उससे। और ये पाकिस्तान का ऐसा सानिया है जैसे हम समझते थे कि पता नहीं कोई कश्मीर की जंग हो रही है, कि जिस तरह बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा था, तो अपने ही पाकिस्तानी थे, अपनी ही पुलिस थी, अपने, तो इन लोगों को इस तरह बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। यानी सर इस मर्तबा मुकदमा दर्ज कराने के लिए पैट को सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, कम से कम पीटीआई ऐसे हालात नहीं पैदा होने देगी। इंशाल्लाह हम तो सपोर्ट करेंगे, पीटीआई उनको फुल सपोर्ट इसलिए नहीं करेगी कि पीटीआई का ये इत्तेहादी रहे। ये एक जुल्म का एक बहुत बड़ा सानिया है, मुद्दतों याद रहेगा, तो इसके लिए इंसाफ ना देना, ये मैं समझता हूँ कि फिर हमारे ऊपर दब्बा आएगा कि ऐसी हुकूमत भी आई थी जो इंसाफ का वावेला कर रही थी और फिर इंसाफ नहीं दे सकी। तो मेरे ख्याल से इसको तो मैं 100% सपोर्ट करूँगा। चौधरी साहब, सर एक तो ये कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इस केस का फैसला आ जाता है, कितना बड़ा क्रेडिट होगा अगर पीटीआई की गवर्नमेंट भी इस केस को सपोर्ट करती है और इसको कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए पुश करती है एज अ गवर्नमेंट भी। पीटीआई को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि वो इस केस को कानूनी मुशगाफियों से निकाल कर उस राह पर डाल दे कि जिस पे स्पीडी ट्रायल हो, और स्पीडी ट्रायल में वो जो रुकावटें रियासत या हुकूमतें डालती हैं, मेरे नज़दीक ये हुकूमती दहशत गर्दी थी और रियासती इदारों ने ये दहशत गर्दी की थी। वो लोग जो नाहक मारे गए, अल्लाह की राह में चले गए, शहीद हो गए, कत्ल हो गए, जो मर्जी उनको कह दीजिए, उनका खून तो बोल रहा है ना, वो तो बोलेगा। और अगर हुकूमत उनके वरसा को हक लेकर नहीं देगी तो फिर अगर दरिया के किनारे कुत्ता मरने पर हज़रत उमर जवाबदेह हो सकते हैं, तो मिसाली रियासत मदीना की मिसाल देने के लिए जनाब वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह होना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। इसमें मुशगाफियों में मत जाएं, इस कत्ल का फ़ैसला करवाएं और इसको एक मिसाल बनाएं कि हुकूमत के लोग अगर मिस यूज़ करेंगे ताकत को तो फिर उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलेगी। यानी आपको लगता है सर कि इस मरतबा पाकिस्तान अवामी तहरीक को सड़कों पर जाके जाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को खुद करना चाहिए। हुकूमत को पता है ये कत्ल हुआ, हम सब जानते हैं। प्रायोरिटी नजर आ रही है इस वक्त आपको गवर्नमेंट की? मेरा ख्याल है कि अब प्रायोरिटी वो बन जाएगी। अब वो यकीनन इस पे पंजाब गवर्नमेंट भी बोलेगी और यहाँ भी लोग बोलेंगे। अभी यूसुफ साहब भी तो बोल रहे थे ना, बिल्कुल ठीक, शौकत साहब बोल रहे थे, इस हुकूमत के नुमाइंदे, वो तो खुद अपील कर रहे थे इमरान खान साहब से। नहीं, उनको बोलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, सर एक तो ये कि आप पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे, सर ये बताएगा कि एक बात मलिक साहब को कहना चाहता हूँ, फिर वो कह देंगे बीच में ना बोले। मलिक साहब, आपकी हुकूमत में भी कोई 20-22 लोग थे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बहुत सारे करीबी लोग थे। कम से कम एक साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीब नहीं थे और वो थे जनाब इसाक डार साहब। और इसाक डार साहब इस मुल्क की मईशत के साथ जो करके फ़रार हो गए हैं, उनसे कहीं वापस आ जाएं। कम से कम ये कौम इस काबिल तो है कि यहाँ उनको रह सकें और अपने मामलात का जवाब दें जैसे आप लोग दूसरे लोगों से मांगते हैं। मलिक साहब, सर इस साइड क्वेश्चन के साथ जो मेरा बुनियादी क्वेश्चन है मॉडल टाउन के हवाले से इन रेफरेंस टू शहबाज शरीफ साहब, सर क्या आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे? और बाकर नकवी साहब की रिपोर्ट को हम सामने रखें तो देखिए सना, ये मामला थोड़ा सा ज़रा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कह दूं कि जो आज का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये उस अपील पे है जो ट्रायल कोर्ट की यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट की समनिंग ऑर्डर पे पीटीआई का ये शिकवा था कि हमें हमारी दरख्वास्त के मुताबिक इन 12 लोगों को तलब नहीं किया गया। जो ट्रायल कोर्ट ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि कोई एविडेंस ऐसी नहीं आई जिसकी बुनियाद पर इनको तलब किया जाए, और उस पर उन्होंने एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखा
उस ऑर्डर को पैट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में भी आज जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसी शहादत नहीं है। पैट का फिर भी इसरार है कि शहादत है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स में गया, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस पर असिस्टेंस प्रोवाइड की गई और उनको बताया गया कि ये मामला ट्रायल कोर्ट में पैट चला रही है और पिछली 82 तारीखों पर अपनी शहादत लेकर खुद अदालत में नहीं जा रही। अब उसको सियासी रंग क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, क्या मुहरक़ात थे, वाक़या हुआ, जुल्म हुआ, ये एडमिटेड बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई हैंडेडनेस ऑफ द स्टेट थी, हमारी गवर्नमेंट में हुआ, ये एक बहुत बड़ा ब्लैमिश था, बहुत बड़ा धब्बा था, और पुलिस की ये एट्रॉसिटी, गवर्नेंस का ये फेलियर हमने एडमिट किया, इस पर हम नादिम भी रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके ट्रायल का और उसकी प्रोसीडिंग का ताल्लुक है, तो वो तो अब कोर्ट्स के अंदर उसकी और विद ऑल फेयरनेस हो रही है। सबके पास अपना राइट है टू गिव एविडेंस, और बेगुनाह लोगों को 302 में नामजद कर देना भी तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर इस बुनियाद पर कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थे और गवर्नमेंट थी, और या ये कि अकरेंस में उनका रोल क्या था, किसी ने ऑर्डर कैसे किया और किस तरह, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जहाँ तक जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट की बात है तो मिस इंटरप्रेट होती रही, हम बार बार कहते रहे, क्योंकि मीडिया का एक इन्वायरमेंट होता है। हमने कोशिश की कि हर रीज़नेबल स्टेज पर अपनी वजाहत दें कि ये जो जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट थी, ये गवर्नमेंट के लिए उसको एसरटेन कर सकें कि उसके असल वाक़या क्या पैदा हुआ। पैट ने उसका बाइकआउट किया, पहली FIR पैट ने खुद कराई, फिर स्टेट के केस को पैट ने रोका और फिर अपनी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। ये जितनी बात चल रही है, ये जितनी शहादत देनी है, उनकी प्राइवेट इस्तिगासा की कंप्लेंट पे, मुद्दा उनका, मुद्दई उनका, गवाह उनका, मुकदमा उनका चलाना उन्होंने, कोर्ट उनके डिस्पोजल पर है। हम तो वहाँ पर एक्यूज की लिस्ट में अरेड थे, हम वहाँ खड़े हैं, अगर कोर्ट तलब करती हम हाजिर होते जाते, हमारी किसी जगह पर अभी राइट ऑफ ऑडियंस टू प्लीड भी नहीं है। यानी सर शहबाज शरीफ साहब अगर अभी भी तलब किए जाते हैं तो उनको एतराज नहीं होगा इसके ऊपर? मलिक साहब मुख्तसरन जवाब दे दे सर, मुझे ब्रेक लेनी है। इसमें लेकिन सना बिल्कुल क्यों एतराज होगा, बल्कि हम तो ये समझेंगे, हम तो ये समझेंगे कि अगर किसी भी जितनी दफ़ा भी शहबाज साहब को इस पर वजाहत देनी पड़ी उन्होंने दी। जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट में जो उनके ज़िम्मे बात लगी उस पर उन्होंने पूरी तफसील के साथ वजाहत दी। उसके खिलाफ जो फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ उसके अंदर तफसील से जवाब दी। किसी स्टेज पर शायद नहीं की। अगर कोई जिम्मेदारी किसी जगह पर अदालत बुलाती है तो हम हाजिर हैं। यानी कि कॉर्पोरेशन हर प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक मलिक साहब मुझे ब्रेक लेनी है। यूसुफजई साहब से ब्रेक के बाद सर ब्रेक के बाद सर वक्त थोड़ा सा कम है, मुख्तसर वक्फा मुझे लेने दें। उसके बाद जहां शहबाज शरीफ साहब पेश होने के लिए तैयार हैं अगर उनको तलब किया जाता है, दूसरी तरफ उनके दामाद के हवाले से भी अब नैब की तरफ से थोड़ा सा कोशिश की जा रही है, उनको आखिरी वार्निंग भी दी गई है उनकी पेशी के हवाले से। इस पर भी कमेंट लेंगे मलिक साहब का एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कारी साहब सर इस आखिरी सेगमेंट का आगाज आपके कमेंट से करूंगी कि जहां शहबाज शरीफ साहब सर सानह मॉडल टाउन में पेश होने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर तैयार हैं, वहीं सर अब हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में स्पेसिफिकली जो एहतिसाब का सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए बार बार कोशिशें की जा रही हैं, पुराने केसेस भी खोले जाएं। सर शहबाज शरीफ साहब के दामाद जो हैं अली इमरान साहब, उनको भी आखिरी वार्निंग दे दी गई है। क्या लगता है आपको कि पंजाब में इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट एक तरह से एहतिसाबी सिस्टम अगर फाल कर दिया जाए तो पिछले 10 साल में जो कुछ नून लीग के दौर में होता रहा उस हवाले से मजीद स्टोरीज भी सामने आएंगी? देखिए सर ना, पहली बात तो यह है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पंजाब में या बाकी सूबों में नहीं है, क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तासर विक्टिमाइजेशन का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर टाइमिंग बड़ी मैटर करती है और जो बज़ाहिर जिस तरह उसको हैंडलिंग की जाती है वो बहुत मैटर करती है। बाज़ औक़ात आप गलत तरीके से एक गुनाहगार को बेगुनाह बना देते हैं, इन्हीं लोगों के लिए अंदर उसके लिए जज्बा पैदा हो जाता है और बाज़ औक़ात एक मासूम जो है वो गुनाहगार बन जाता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नैब को खास तौर पे जब वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है
जब भी कोई उसकी इंक्वायरी हो रही है, उस स्टेज पे बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपनी खबर को बचा के रखना है। फर्ज करे किसी सियासतदान, वो मियां शहबाज शरीफ साहब का दामाद ही हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है, उसका नाम आ गया, उसके खिलाफ आपने इंक्वायरी करनी है, आपका हक है, आपके पास रिपोर्ट आई है, उससे पूछिए, उसको मौका दीजिए, वो अपनी बेगुनाही साबित करे। नहीं कर सकता, उसके खिलाफ चलान करके कोर्ट में भेजिए, फिर मीडिया में उसको पूरी डिटेल दीजिए। लेकिन अगर आपकी सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आई है उसको आपने मीडिया में लीक कर दिया और बाद में पता चला कि सच नहीं है और उस केस में सदाकत नहीं, जिस तरह अक्सर होता है, तो उसमें जो डैमेज डन टू दी बहुत दफा हो चुका है, और जो फिर नुकसान किसी का हो सकता है वो हो जाएगा, उसकी रेमेडी कोई नहीं हो सकेगी, क्योंकि मीडिया के अंदर इतनी ड्रम बीटिंग उसकी हो चुकी होगी, लोगों में उसका एक इमेज खराब हो गया होगा, वो रेमेडी उसकी नहीं मिल सकती। सो ये बहुत एहतियात की जरूरत है और इसमें बैलेंस होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, एक तो सर आप कोई कमेंट भी देना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट के हवाले से, और दूसरा सर ईडन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के दामाद को भी गिरफ्तार किया गया है। सर क्या अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है अब वो क्रॉस द बोर्ड करने की कोशिश पीटीआई की है, और इसमें अब बजाय इसके कि ये तफरीक रखी जाए, अब सबका एहतसाब करने की ठान दी गई है इस गवर्नमेंट में, और इसको मुमकिन बना सकेगी ये गवर्नमेंट? देखिए होना तो यही चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इदारों को मजबूत करे। ये किसी, जिस तरह कायर साहब ने कहा कि ये तासुर नहीं आना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर क्रॉस द बोर्ड चले और आप मेरिट पे हो तो मेरे ख्याल से दुनिया देखेगी और इसको अप्रिशिएट करेगी। आप इदारों को मजबूत करें, जिन इदारों का जो काम है उनको करने दें। वो मेरे ख्याल से अगर हम नैब को मज़ीद इख्तियारात दें, खुद मुख्तार बनाएं, और साथ साथ अगर वो इस लाइन पर चले कि वो जो वाकई जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने वाकई लूट मार की है, अगर उन तक हाथ जाता है, चाहे वो हमारे हुकूमत में ही क्यों ना बैठे हों, उनको पकड़े, और मेरे ख्याल से उसमें हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। मैं उस वक्त सेगमेंट में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता था कि ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो दिखाया गया था, आपने देखा होगा जिस तरह मॉडल टाउन के लोगों को मारा जा रहा था, तो वो पुलिस कहाँ ज़मीन के अंदर चले गए, आसमान उनको उठा के ले गई है। वो पुलिस वाले कहाँ हैं जो फायरिंग करते रहे, जो डंडे बरसाते रहे, जो तो ये इस पे हम लगे रहे कि जी किसने ऑर्डर दिया था, किसने नहीं दिया था। वो तो उस वक्त की जो पुलिस जो गोलियां चला रही थी उनको पकड़ के सामने लाया जाए ना, उनसे पता किया जाए कि आपको किसने हुक्म दिया था। तो ये जो चीज़ है इसको दबाया के रखा गया, इसीलिए लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है, लोग जो है ना मायूस हैं कि जी इस मुल्क के अंदर इतना कत्लेआम हुआ और किसी ने पूछा तक नहीं, जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां चीखती रही कि जी इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जो लोग हुकूमत पे बैठे थे उनको उनके कान में जुई तक नहीं रही। चलिए सर, अब एक मौका, एक बिल्कुल मौका है, सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक बन सकती है हुकूमत के बाद, पाकिस्तान अवामी तहरीक को सपोर्ट कर सकती है। थोड़ा सा कम है, मैं बाकी दो मेहमानों की कमेंट चाहूंगी। मलिक साहब, सर माजरत, बहुत लास्ट मिनट है मेरे पास, सर आपका लास्ट कमेंट शहबाज शरीफ साहब के दामाद की तलबी के हवाले से भी, और ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं इनके दामाद की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे इन दोनों स्टोरीज के ऊपर? नहीं देखिए, मेरा ख्याल उन्होंने कोई वजाहत नैब अथॉरिटीज़ को दी हुई है, और अगर वो किसी भी प्रोसीडिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगे तो ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है फैमिली की कि वो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करेंगे। किसी उनकी बैरून मुल्क होने की वजह से शायद वो 1, 2 या 4 पेशियों पर पेश नहीं हो सके। वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इन्वेस्टिगेशंस में या इंक्वायरीज़ में जहाँ की भी रिक्वायरमेंट होगी ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक बड़ा मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद कि जहां एहतसाब की बात हो रही है, सिस्टम को बेहतर करने की बात हो रही है, वहीं इस किस्म की आम शख्सियात भी अगर कहीं सियासी तौर पर असरअंदाज हुई हैं मुख्तलिफ अहम फैसलों में, तो फिर यकीनन एक बड़ा मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए वो इदारे जिस तरह नैब FIA मौजूद हैं उनको मजीद एम्पावर करे ताकि बेहतर सिस्टम की तरफ पाकिस्तान रवा हो सके। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।